पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में एक अनोखी परंपरा चल रही है। फौज या सरकार का विरोध करने वाले व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। जैसे ही कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत देती है, उसे किसी दूसरे मामले में पकड़ लिया जाता है और यहाँ से पूरा चक्र नए सिरे से फिर शुरू हो जाता है। 28 और 29 अगस्त को इसके दो बड़े उदाहरण सामने आए। पहला मामला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को तोशाखाना मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उनको 3 बरस के लिए जेल भेजा था। तब से वो अटक की जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा होना था, लेकिन वो हो नहीं सके। साइफर केस में वो जेल में ही बने रहेंगे और इस मामले में 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा मामला इमरान सरकार में मंत्री रही शिरीन मजारी की बेटी और वकील ईमान ज़ैनब मजारी हाजिर से जुड़ा है। ईमान ने पाक फौज की आलोचना की थी। 20 अगस्त की तड़के सुबह घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें अरेस्ट किया गया, बदसलूकी की गई, कई दिनों तक जेल में रखा गया। 28 अगस्त को कोर्ट से जमानत मिली। जैसे वो जेल से बाहर आई, उन्हें दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठन और आम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। पाक फौज पर निशाना साधा जा रहा है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जानकारों का कहना है कि फौज संदेश देने की कोशिश कर रही है, ईदर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड, यानी या तो हमारा साथ दो या फिर किनारे लगा दिए जाओगे। तो आज हम जानेंगे ईमान मजारी कौन है, उन्हें बार बार अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और पाक फौज अपना मॉडस ऑपरेंडी क्यों नहीं बदल पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी पाकिस्तान की। सबसे पहले तो आप ये ट्वीट देखिए। अननोन पर्सन्स ब्रेकिंग डाउन माई होम कैमराज, बैंगिंग गेट, जम्प्ड ओवर। कुछ अज्ञात लोग मेरे घर का कैमरा तोड़ रहे हैं, वे दरवाजा फांद कर अंदर आ गए हैं। ईमान मजारी ने 20 अगस्त की सुबह तकरीबन 4 बजे ट्वीट किया था। इसके कुछ देर बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया, न ही उनकी मां को बताया कि वे उन्हें कहां पर लेकर जा रहे हैं। जाते जाते गार्ड की पिटाई कर दी, सीसीटीवी कैमरे की हार्ड ड्राइव और सबके फोन भी ले गए। सुबह के 4:40 पर ईमान की मां शिरीन मजारी ने ट्वीट किया, अभी अभी महिला पुलिस और सादे कपड़ों में आए लोग घर का दरवाजा तोड़कर मेरी बेटी को अपने साथ ले गए। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स भी रख लिए। हमने पूछा कि वे क्यों आए हैं और वे ईमान को घसीट कर ले गए। पूरे घर में हंगामा किया। मेरी बेटी नाइट ड्रेस में थी, उसे कपड़े बदलने नहीं दिए गए, कोई वारंट नहीं दिखाया गया और ना ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन ही किया गया। ये फादसीवाद है। याद रहे, हमारे घर में सिर्फ 2 महिलाएं रह रही हैं। ये अपहरण है। अगले 6 घंटों तक किसी को नहीं पता था कि ईमान कहां पर हैं, उनके साथ क्या हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने भी इस पर चुप्पी साध रखी थी। फिर सुबह 10 बजे खबर आई कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि पीपीसी की धारा 124 ए, 148, 149, 153, 153 और 506 में केस दर्ज किया गया था। इन धाराओं का मतलब भी आपको बता देते हैं। धारा 124 राजद्रोह से जुड़ी है। 148 का संबंध दंगा करने और खतरनाक हथियार रखने से है। 149 का संबंध अवैध गतिविधि में शामिल होने से है। 153 का संबंध दंगा भड़काने से है। धारा 153 अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने से जुड़ी हुई है और धारा 506 का संबंध आपराधिक किस्म की धमकी से है। इन धाराओं के अलावा ईमान पर एंटी टेररिज्म एक्ट भी लगाया गया था। उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। अब आप ये जान लीजिए कि ईमान ने आखिर किया क्या था। अरेस्ट से ठीक पहले वो पाकिस्तानी पंजाब के जरावाला गई थी। दरअसल 16 अगस्त की सुबह जरावाला में अफवाह फैली थी कि 2 ईसाई भाइयों ने कुरान का अपमान किया। इसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने भीड़ बुलाई, बदला लेने के लिए उकसाया। फिर ईसाई भीड़ ने आसपास के गिरजाघरों और ईसाइयों के घरों में आग लगा दी, लूटपाट भी की। हमने 17 अगस्त की दुनियादारी में जरावाला की घटना के बारे में विस्तार से बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 19 अगस्त को ईमान मजारी पीड़ित परिवारों से मिलने गई थी। उससे एक दिन पहले यानी 18 अगस्त को इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक पर एक रैली में उन्होंने हिस्सा लिया। इस रैली का आयोजन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि पीटीएम ने किया था। रैली का मकसद अराजकता, आतंकवाद, जबरन गुमशुदगी और सैन्य अदालत में आम नागरिकों के ट्रायल का विरोध करना था। पीटीएम का आरोप है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारूदी सुरंगों के चलते आम लोगों की जान जा रही, आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। पीटीएम की स्थापना हुई थी 2014 में। 8 स्टूडेंट्स ने इसकी स्थापना की थी खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में। उनकी मुख्य मांगे क्या हैं?
नंबर 1, वजीरिस्तान और दूसरे पश्तून कबीलाई इलाकों में बिछी लैंडमाइंस को हटाया जाए। पीटीएम का आरोप है कि उन इलाकों में आतंकवाद फैलाने में फौज की बड़ी भूमिका है। उनका एक मशहूर नारा भी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। दूसरी मांग गैर न्यायिक हत्या और फर्जी एनकाउंटर्स के दोषी पुलिस वालों और आर्मी अफसरों को सजा देने से जुड़ी है। उन्होंने इसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए जांच आयोग बनाने की डिमांड भी की है। और तीसरी मांग सामूहिक यातना बंद करने की है। पीटीएम का आरोप है कि पश्तून इलाकों में आर्मी आम लोगों को परेशान करती है, चेक पॉइंट्स पर अपमानित किया जाता है, किसी एक पर शक होने की स्थिति में पूरे परिवार या पूरे गांव को सजा दी जाती है और ये पूरी तरह बंद होना चाहिए। इन मांगों के लिए पीटीएम ने कई बार धरना दिया है, कई बार राजधानी तक लॉन्ग मार्च भी किया है। 18 अगस्त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया था। हालांकि एक रात पहले ही सरकार से समझौता हो गया और उन्होंने धरने की जगह बदल दी। ईमान मजारी इसी रैली में हिस्सा लेने पहुंची थी। वो उन चुनिंदा वकीलों में से हैं जो आर्मी की हिरासत में बंद या उनके द्वारा गायब किए लोगों का केस लड़ती हैं। विडंबना देखें यहाँ पर, जिस रैली में ईमान ने हिस्सा लिया वो आतंकवाद के खिलाफ थी और उन्हीं के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिया गया। वजह, उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर उंगली उठाने की हिमाकत कर ली थी। कहा था आपको रोका जा रहा है जैसे आप दहशतगर्द हैं, लेकिन असल दहशतगर्द तो पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। रोका जा रहा है जैसे कि आप दहशतगर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं। क्योंकि जो असल दहशतगर्द है वो THQ में बैठे हुए हैं। इसके 2 दिन बाद ही रात के अंधेरे में उन्हें खतरनाक अपराधियों की तरह अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान के नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दूसरे मानवाधिकार संगठनों ने ईमान की गिरफ्तारी का विरोध किया। कहा कि अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला है। डिजिटल राइट्स की वकालत करने वाले उस्मान खिलजी ने 27 अगस्त को पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखा, ईमान का अपराध बस इतना है कि वो गुमशुदा लोगों के लिए अदालत का चक्कर लगाने वाली चुनिंदा वकीलों में से हैं। उनका गुनाह यातना झेल रहे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना है। हमदर्दी उनके लिए मुसीबत बन गई है। उन्हें पता होना चाहिए था कि बोलने से बेहतर चुप्पी का पालन करना था। जब उनके सामने चुप कराए गए लोगों के इतने सनसनीखेज उदाहरण मौजूद थे, उन्होंने अपना मुंह कैसे खोला? बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करने की हिमाकत कैसे हुई? उन्हें पता होना चाहिए था कि शांति और अधिकारों की मांग करना दंगे भड़काने की कैटेगरी में आता है। ये देशद्रोह है, गद्दारी है और घनघोर अपराध है। उस्मान खिलजी ने तंजिया लहजे में ईमान की गिरफ्तारी की निंदा की थी, लेकिन वो पाकिस्तान और पाक हुक्मरान ही क्या जो निंदा और आलोचना की परवाह कर ले। ज़ाहिराना तौर पर ईमान के साथ बदला लिया जा रहा था, उन्हें चुप कराने की कोशिश चल रही थी। आम लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध भी जताया। केस की चर्चा देश दुनिया की मीडिया में भी हुई, लेकिन हुक्मरानों के तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ। घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं, ईमान के ऊपर एक साथ 2 केसेस चलाए गए। डकैती और दंगे के आरोपी मजिस्ट्रेट कोर्ट में और राजद्रोह के मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट में। 20 अगस्त की सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा। 22 को बेल मिल गई, लेकिन 1 दिन पहले ही उन्हें ATC में पेश किया गया, एंटी टेररिज्म कोर्ट। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 3 दिनों के फिजिकल रिमांड में भेजा, इसलिए 22 अगस्त को बेल मिलने के बावजूद वो रिहा नहीं हो पाई और फिर आई 24 अगस्त की तारीख। ATC ने फिजिकल रिमांड हटाकर जुडिशियल रिमांड में भेजा। बेल की अपील पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की। 26 अगस्त को ATC के जज छुट्टी पर चले गए। तारीख को बढ़ाकर कर दिया गया 28 अगस्त। 28 अगस्त को कोई और ही खेल हो गया। ATC ने हिरासत की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया, रिहा करने के लिए कहा। जैसे ही ईमान जेल से बाहर निकली, उन्हें किसी तीसरे केस में अरेस्ट कर लिया गया। अब आपको बताते हैं ईमान हैं कौन। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ईमान पेशे से वकील हैं। उनकी मां शिरीन मजारी इमरान सरकार में मानवाधिकार मामलों की मंत्री रह चुकी हैं। 9 मई को पाक रेंजर्स ने इमरान खान को अरेस्ट किया था। इसका भारी विरोध हुआ, हिंसा भड़की। शिरीन मजारी ने पाक फौज और तत्कालीन शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। 12 मई को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ा है। बाद में उन्हें बेल मिली, लेकिन दूसरे केस में फंसा दिया गया। जेल जाने और बेल मिलने का यह सिलसिला 5 बार चला, जब तक उन्होंने हार नहीं मान ली। कैसी हार? जब तक कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे दिया। हालांकि अभी भी शिरीन मजारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की अपनी बायो में खुद को PTI का सदस्य बताया है। सबको पता था ये सब पाक फौज के इशारे पर हो रहा है, मगर शिरीन ने इस मामले में कोई बात नहीं रखी। शायद उन्हें लगा हो कि इस्तीफे के बाद उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। शिरीन तो चुप हो गई, मगर उनकी बेटी ईमान नहीं रुकी। वो हमेशा से इमरान खान की वोकल सपोर्टर रही हैं।
9 मई वाले कांड के बाद भी जब पीटीआई के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी उन्होंने बिना डरे विरोध किया था और तभी से वो फौज के निशाने पर आ गई थी। ईमान ने स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। पाकिस्तान आने के बाद वो बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील के रूप में काम कर रही हैं। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है। जानकारों का कहना है कि लंबे समय से उन पर फौज की नजर थी। इससे पहले मई 2022 में भी तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और सीनियर कमांडर्स पर निशाना साधा था। उस वक्त फौज ने केस भी दर्ज कराया था। तब ईमान ने माफी मांग ली थी और वो केस बंद हो गया था। मई 2023 के बाद से वो फिर से मुखर हुई। इसके अलावा वो कबीलाई इलाकों में फौज के द्वारा सताए लोगों का केस लड़ती हैं। इससे उनके अत्याचारों पर जमी धूल हटने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से फौज उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रही थी। जानकारों का कहना है कि 18 अगस्त की स्पीच के बाद उन्हें बहाना मिल गया। हाल ही में पाकिस्तान में केयरटेकर सरकार का गठन हुआ है। इसी केयरटेकर सरकार की निगरानी में अगला आम चुनाव होना है। इस सरकार ने हर कदम पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का साथ देने का वायदा किया है। ऐसी स्थिति में ईमान मजारी को हाल फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं दिखती। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर से मिलने की उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।